नमस्ते बच्चों। सातवें पाठ के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वस्तु का आभासी आकार। वस्तु का आभासी आकार कैसे दिखाई देता है वो देख रहे हैं। एक ही आकार की दो वस्तुएं हैं। ये PQ एक वस्तु है और P1 Q1 दूसरी वस्तु है। दोनों का आकार समान है। एक पास में है आँख के और दूसरी आँख से दूर है। तो दूर से जो आ रही है प्रकाश की किरण वो इस तरह से यहाँ आँख तक आ रही है। यहाँ जो कोण बन रहा है वो है बीटा। ये पास में रखी हुई वस्तु जो प्रकाश की किरण आ रही है वो आँख के साथ अल्फा कोण बना रही है। तो कौन सा कोण बड़ा हुआ? ये कोण जाहिर है बड़ा है और ये इसके साथ बनने वाला कोण कैसा है? छोटा। कोण छोटा होने के कारण हमें ये दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है और आँख के पास रखी हुई वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है, जबकि दोनों का आकार समान है। तो अगर हम अपनी आँख के पास वस्तु को लेके आते हैं तो हमें प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है और जैसे ही आँख से दूर लेके जाते हैं प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जाता है। पर क्या हम अपनी आँख के बहुत पास वस्तु को ले आए तो उसका आकार बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बनने वाला कोण तो बड़ा हो जाएगा। अगर वस्तु यहाँ रखी जाए तो कोण और भी बड़ा हो जाएगा। परंतु ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारी जो आँखें हैं पास में वस्तु को रखने पर हमारा नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पटल पर बनता है। ये मैंने आपको बता दिया था। अब अगर वस्तु और ज़्यादा पास रखी हो तो हमारे लेंस की एक क्षमता होती है, नेत्र के लेंस की समायोजन क्षमता, उसको एक निश्चित सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आँख के बहुत पास रखी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। केवल 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना अवतल लेंस के उपयोग। तो अवतल लेंस का हमारे दैनिक जीवन में कई जगहों पे हम उनका उपयोग करते हैं। पहला है चिकित्सक सामग्री, यानी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास CD प्लेयर में और स्कैनर में लेज़र किरणों का उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों का कार्य सुचारू रूप से चल सके इसलिए उनमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूसरा है बच्चों दरवाजे में एक लेंस लगा रहता है, वो अवतल लेंस होता है, जिसके कारण हम उसमें से देखते हैं और बाहर की वस्तुएं या बाहर का परिसर हमें विस्तृत रूप से दिखाई देता है और बाहर खड़ा व्यक्ति, उसका छोटा प्रतिबिंब हमें दिखाई दे जाता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से दरवाज़ों में इसे लगाया जाता है। वो एक लेंस भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। फिर है चश्मे में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर है बैटरी में यानी बैटरी का जो है, अभी जैसे यहाँ पे ये बैटरी दिख रहे हैं तो इस बैटरी में ये ऊपर की तरफ जो कांच रहता है वो साधारण कांच ना होकर के अवतल लेंस होता है। और जब अंदर से बल्ब से प्रकाश निकलता है तो अवतल लेंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें काफ़ी दूरी तक इस तरह से कवर करते हुए निकलती हैं, जिससे बहुत सारी दूरी तक प्रकाश फैलता है। फिर है कैमरा, दूरबीन और दूरदर्शी में। इन उपकरणों में वैसे तो उत्तल लेंस का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, पर उन उपकरणों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें अवतल लेंस का भी उपयोग किया जाता है। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना उत्तल लेंस के उपयोग। तो उसमें पहला उपयोग है सरल सूक्ष्मदर्शी यानी एक सिंगल लेंस होता है उत्तल लेंस, जिसकी सहायता से छोटी वस्तु को 20 गुना तक बड़ा करके दिखाया जाता है। इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? दवा के स्ट्रिप पे लिखे हुए अक्षर बहुत छोटे होते हैं तो साधारण रूप से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इसका उपयोग करके जब हम उसे देखते हैं
तो हमें वो अक्षर बड़े दिखाई देते हैं। उसी तरह से बहुत छोटी छोटी वस्तुएं जो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही हैं, उनको देखने के लिए हम सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। और इसकी आकृति मैंने आपको बना के दिखाई थी। जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और मुख्य नाभि के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब जिधर वस्तु है उधर ही बनता है और आभासी बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो इसका उपयोग घड़ी साज यानी घड़ी ठीक करने वाले उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि घड़ी के पुर्जे बहुत छोटे होते हैं जो स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। और इसको जब वो छोटा लेंस होता है वो आँख के इधर फिट हो जाता है, वहाँ लगा करके और फिर वो घड़ी की मरम्मत आसानी से करते हैं। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। छोटे आकार की वस्तुओं को देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, परंतु बहुत ही सूक्ष्म वस्तुएं जैसे बैक्टीरिया, प्राणी या वनस्पति कोशिका और रक्त कणिकाएं, इनकी जांच करने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी उपयोगी नहीं होता है। उसके लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस। एक जो वस्तु की पास रहता है उसे कहते हैं वस्तु लेंस, ये आकार में छोटा होता है, इस आकृति में देखिए। और जो हमारी आँख के पास होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं, उसका आकार बड़ा होता है। और ये दोनों लेंस धातु की एक खोखली नली के अंदर रखे होते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को कम या अधिक किया जा सकता है। जो वस्तु लेंस है उसका नाभ्यंतर कम होता है और नेत्र लेंस है उसका नाभ्यंतर अधिक होता है। तो यहाँ पे 2 बार प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु लेंस है और ये उसकी मुख्य नाभि से दूर यहाँ पे वस्तु रखी है, छोटी सी वस्तु है। तो उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और मुख्य नाभि में से होकर के जा रही है। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र में से होके जा रही है और दोनों किरणें जहाँ मिल रही हैं वहाँ पे क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा। अब यहाँ पे धातु की खोखली नली के बीच में ये दोनों लेंस होते हैं, उनके बीच की दूरी को समायोजित किया जा सकता है, जिसके कारण इस तरह से उसे समायोजित करते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बना ये इस नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और इस प्रतिबिंब को इस नेत्र लेंस के नाभि और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो वस्तु है इसके लिए प्रतिबिंब है पर इसके लिए वस्तु का कार्य कर रही है। अब इससे आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है और ये मुख्य नाभि से होकर के जाती है। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र में से होके जा रही है जिसका विचलन नहीं होता है। तो आगे जाके ये दोनों किरणें फैल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? प्रतिबिंब जिधर ये वस्तु है उधर ही बनेगा और प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा बनता है। वस्तु इतनी सी है, उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और उल्टा। ये वस्तु उल्टी है इसलिए प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? उल्टा बनता है। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना दूरदर्शी अथवा दूरबीन भी कहते हैं हम इसे। दूरदर्शी का मतलब है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी में भी 2 उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें वस्तु दूर रखी रहती, बहुत दूर होती है, उसको देखने के लिए हम इस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो वस्तु की तरफ जो लेंस होता है जिसे हम वस्तु लेंस कहते हैं उसका आकार बहुत बड़ा होता है और जो आँख के पास लेंस होता है उसका आकार छोटा होता है। वस्तु लेंस का नाभ्यंतर भी अधिक होता है और नेत्र लेंस का नाभ्यंतर कम होता है। दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को हम ये देख रहे हैं आप, समांतर किरणें आ रही हैं
और जब ये लेंस में से गुजर रही हैं तो इनका अपवर्तन हो रहा है और ये सारी किरणें कहाँ मिल रही हैं, इस स्थान पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रतिबिंब बनता है, दूर रखी वस्तु का यहाँ पे छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब जो है इस नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और इसे कहाँ रखा जाता है, उसकी मुख्य नाभि और प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो अब प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। ये प्रतिबिंब से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और मुख्य नाभि में से होके जा रही है। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र में से होके जा रही है और आगे बढ़ाने पे ये किरणें मिलेंगी नहीं, इसलिए इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है। तो एक स्थान पर ये दोनों किरणें मिल जाती हैं और जहाँ पे ये दोनों किरणें मिलती हैं उस स्थान पे प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनता है। यानी दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें, दूर रखी वस्तु बहुत दूर है हमसे और उन वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं। किसकी वजह से? दूरबीन की वजह से या दूरदर्शी की वजह से। दोनों में अंतर है। सूक्ष्मदर्शी में नेत्र लेंस बड़ा होता है और वस्तु लेंस छोटा होता है, और दूरदर्शी में नेत्र लेंस छोटा है और वस्तु लेंस बड़ा है, और जो लेंस बड़ा होगा उसका नाभ्यंतर भी अधिक होता है। चौथा है, प्रकाशीय उपकरणों में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रकाशीय उपकरण यानी जैसे कैमरा, प्रोजेक्टर, वर्णपट दर्शक इत्यादि में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर पांचवा उपयोग है इसका चश्मे में। चश्मे के अंदर दूरदृष्टि दोष के निराकरण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है दृष्टि सातत्य। दृष्टि सातत्य का मतलब है हमारी आँख के सामने अगर कोई वस्तु आती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे दृष्टि पटल पर बनता है और हमें वस्तु दिखाई देती है, परंतु आँखों के सामने से उस वस्तु के हट जाने पर भी हमारे दृष्टि पटल पर उसकी चेतना 1/16 सेकंड तक रहती है। यानी 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक रहती है। वस्तु हट गई तब तक, और वस्तु हटने के बाद उसके स्थान पे तुरंत ही दूसरी कोई वस्तु अगर आ जाती है तो उसकी चेतना भी हमारे मस्तिष्क पे रहती है। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसी का उपयोग करके वीडियो बनाया जाता है, फिल्में बनाई जाती हैं, जिसमें अलग अलग फ़ोटो को 1/16 सेकंड के पहले ही पेश कर दिया जाता है। तो ऐसा महसूस होता है कि दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं और वस्तु चल रही है, बोल रही है, गतिमान है। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। बच्चों, मेरे हाथ में ये अगरबत्ती है, जलती हुई अगरबत्ती है। अगर मैं इस अगरबत्ती को तेजी से घुमाती हूँ तो क्या दिखाई देता है? एक वृत्त दिखाई दे रहा है। तो क्या वास्तव में सर्कल है यहाँ पे? नहीं, पर ये जलती हुई अगरबत्ती जो है तेजी के साथ घुमाई जा रही है, यानी 1/16 सेकंड से पहले ही उस जगह पे आ जा रही है। हमारी चेतना पर से वो प्रतिबिंब हटने के पहले ही। तो ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। और कैसा दिखाई देता है? एक वृत्त के रूप में हमें दिखाई देता है। देखिए, दिख रहा है? इसी तरह से बच्चों, अगर हम एक पुट्ठे पर एक साइड में पक्षी का चित्र और दूसरी साइड में पिंजरा बना दें और उस पुट्ठे को धागे से बांध करके और धागे में खूब बल दे दें, उसके बाद धागे को पकड़ के रखें और पुट्ठे को छोड़ दें, तो क्या होगा? पुट्ठा घूमेगा। और जब पुट्ठा घूमेगा तो हमें क्या नज़र आता है कि वो पक्षी जो है पिंजरे के अंदर बंद दिखाई देता है। तो ये किसकी वजह से होता है? दृष्टि सातत्य की वजह से। रंगों की पहचान कैसे होती है? तो हमारी जो आँखें होती हैं उनके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक दंडाकार कोशिकाएं और दूसरी शंक्वाकार कोशिकाएं। जो दंडाकार कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाश के
प्रति संवेदनशील होती हैं और हमें प्रकाश का प्रतिसाद देती हैं, यानी हमें प्रकाश के बारे में अवगत कराती हैं। और शंक्वाकार कोशिकाएं जो होती हैं वो रंगों के प्रति संवेदनशील होती हैं और वो हमें रंगों का प्रतिसाद देती हैं, जिसके कारण हमें रंगों की पहचान होती है। तो दंडाकार कोशिकाएं जो होती हैं वो धुंधले प्रकाश में भी, यानी कम प्रकाश के प्रति भी संवेदनशील होती हैं, यानी उसमें भी अपना कार्य करती हैं, सुचारू रूप से करती हैं, जिसके कारण हमें कम प्रकाश में भी वस्तु दिखाई दे जाती है। पर शंक्वाकार कोशिकाएं वो धुंधले प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं होती हैं, उनको केवल तेज प्रकाश ही चाहिए। तेज प्रकाश में ही वे रंगों की पहचान कर पाती हैं। इसलिए जब हल्का प्रकाश होता है तो हम वस्तुओं के रंग को नहीं पहचान पाते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें शंक्वाकार कोशिकाएं नहीं होती हैं या वो अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिस व्यक्ति में ये शंक्वाकार कोशिकाएं नहीं है या अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रही हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं रंगांध व्यक्ति। रंगांध यानी रंगों के प्रति अंधता। ऐसे व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पाते। दंडाकार कोशिकाएं हैं, वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, सब कुछ देखेंगे, पर वो रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। बच्चों, इसी के साथ 7वां पाठ समाप्त हो रहा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।